दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। हम आसमान की तरफ ताकते हैं, कभी सूरज, कभी चंदा तो कभी तारे निहारने के लिए। इसी आसमान में पंछी नजर आते हैं जब तब बादलों की गड़गड़ाहट और कभी कभार हमारे फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट। आज राफेल आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो गए। इस मौके पर हम भारतीय वायुसेना की ताकतों के बारे में बात करेंगे, उनकी जरूरतों के बारे में बात करेंगे। अगर दो मोर्चे की लड़ाई शुरू हो जाए, पाकिस्तान और चीन से, तो हम अभी कहां खड़े हैं, हमें किन चीजों की और जरूरत है, इनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के लिए, आपके लिए कौन सी योजनाएं शुरू की, इसके बारे में जानेंगे। कोरोना की बीमारी ने एक नई चिंता भारत को दी, ये भी बताएंगे। और बताएंगे कि बिहार की राजनीति में आज कौन सा बड़ा उठक पटक हुआ। और कंगना रनावत और शिवसेना वाला अपडेट तो है ही, झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इसे कहते हैं वाटर कैनन सैल्यूट। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमानों को वाटर कैनन सैल्यूट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। वायुसेना के लिए एक लंबे इंतजार का यह अंत है। मनमोहन सिंह सरकार में राफेल विमानों के सौदे की बात शुरू हुई। मोदी सरकार के दौरान 2016 में सौदा पक्का हुआ और अब जाकर आधिकारिक तौर पर 5 राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गए। तो आज अंबाला में हुआ क्या, ये बड़ी खबर में विस्तार से जानेंगे। ये भी जानेंगे कि 5 राफेल के बाद वायुसेना को चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए और क्या क्या चाहिए। आज आसमान में अपनी ताकत की विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। कोरोना संक्रमण के आंकड़े जान लेते हैं। अब हम 1 लाख केस प्रतिदिन से ज्यादा दूर नहीं है। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 95,735 मामले सामने आए और 1,172 लोगों की मौत हुई। देश में अब कुल मामले हो गए हैं 44,65,864। इसमें से एक्टिव मामले हैं 9,19,018। अब तक कोरोना से 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और अपडेट है, ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन की तैयारी को क्या झटका लगा, हमने आपको बीते दिन बताया था। आज इस वैक्सीन से जुड़ा भारत का एक अपडेट आया है। भारत में ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है, जिसका पहला ट्रायल 26 अगस्त को शुरू हुआ था। ब्रिटेन में वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बाद भारत में इसका ट्रायल नहीं रोका गया। भारत में ह्यूमन ट्रायल कराने की जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII की है। सवाल उठे कि वैक्सीन में कमी आई तो भारत में ट्रायल क्यों नहीं रोका जा रहा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI ने इस बारे में SII को नोटिस भी दिया। अब SSI ने वैक्सीन का ट्रायल रोकने का ऐलान किया है। एक लाइन में खबर यह है कि भारत में वैक्सीन का इंतजार अभी लंबा खिंच सकता है। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए निर्देश जारी किए। कहा कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, वो नेगेटिव पाए गए हैं, उनका दोबारा RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य है। इसके लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने को भी कहा गया है। दूसरी सुर्खी देश भर में मछली पालन की एक नई योजना से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू किया। बिहार के लिए पशुपालन से जुड़ी कई योजनाएं भी लॉन्च की। जाहिर है, बिहार में चुनाव नजदीक हैं तो योजनाओं की शुरुआत भी यहीं से हुई। मोटा मोटी बात यह है कि साल 2020-21 में मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालने के लिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। योजना का लक्ष्य नई तकनीकी की मदद से मछली पालन का उत्पादन बढ़ाना और इसके निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पशुपालकों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया। इस ऐप पर पशुओं से जुड़ी जरूरी जानकारी मिलेगी। पशुओं का पोषण, उनका रोग, इलाज, नए पुराने पशुओं की जानकारी, टीकाकरण की तारीख, प्रशिक्षण का कार्यक्रम, पशु बाजार में अच्छे नस्ल के पशु खरीदने जैसी बातों में मदद मिलेगी, ऐसा सरकार का कहना है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी शामिल हुए। मैंने अभी कहा बिहार में चुनाव है, अगली सुर्खी भी यहीं से है। चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उपाध्यक्ष का पद वो पहले ही छोड़ चुके थे। दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश बाबू ने पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सबसे बड़े पिछड़ी जाति से आने वाले नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनकी मौत हुई तो वहां पर जो विपक्षी दल थे, जो बाद में जनता दल बने, उनके बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। एक तरफ अनूप लाल यादव थे, दूसरी तरफ लालू यादव थे, और लालू यादव के पक्ष में तब नीतीश कुमार और रघुवंश बाबू जैसे नेता जुड़े थे, और इसलिए इनका दावा मजबूत हुआ। तब नेता प्रतिपक्ष का दावा, फिर चुनाव लड़े तो सांसद बने, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब वीपी सिंह के कैंडिडेट के खिलाफ जाकर चुनाव लड़े, और चंद्रशेखर की मदद से, ताऊ देवीलाल की मदद से लालू जीते। आप रघुवंश बाबू का कद यूं समझिए कि 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो 2 कैबिनेट मंत्री बने, एक लालू प्रसाद और दूसरे रघुवंश प्रसाद, आरजेडी के कोटे से। तो जाहिर सी बात है कि रघुवंश बाबू का पार्टी छोड़ना बड़ी खबर है। उनका खत सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वो कुछ महीने पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तब पटना एम्स में उनका इलाज हुआ था, स्वस्थ हुए, घर लौटे, तब सुर्खियों में आए, लेकिन अब दोबारा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए गए हैं। खबरें आई हैं कि बीते कुछ समय से रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से नाराज थे। वैशाली के पूर्व एलजेपी सांसद रामा सिंह, वो लालटेन थामना चाहते थे। रामा सिंह रघुवंश बाबू के धुर विरोधी हैं, इसलिए वो इनका विरोध कर रहे थे। इसे नहीं सुना क्या? इन सब के बीच लालू के एक लाल तेज प्रताप का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी समुद्र है, एक लोटा पानी निकल जाए तो फर्क नहीं पड़ता। रघुवंश बाबू एक लोटा हैं, नदी हैं या समुद्र हैं, ये बिहार की जनता जाने, लेकिन वो निकल गए हैं। अगली सुर्खी छात्रों से जुड़ी है, जिनकी बात हम लगातार कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की आवाजें अलग अलग हैशटैग बनकर ट्रेंड हो रही थी। कोरोना संकट के बीच 10 सितंबर को ट्विटर पर लिसन टू यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स ट्रेंड किया। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है। इसे आम बोलचाल की भाषा में आईएएस वाली परीक्षा कहते हैं, कलेक्टर वाली परीक्षा, कप्तान वाली परीक्षा, एसपी वाली परीक्षा। लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से इस परीक्षा को टालने की मांग हो रही है। सेंटर कम होने, दूर होने और ठहरने की समस्याएं बताई गई। बिहार, असम और ओडिशा के कई हिस्से अभी भी बाढ़ प्रभावित हैं। ये सब शुरू हुआ क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी ने 9 सितंबर को कई सारे निर्देश जारी किए। अगली सुर्खी नीट परीक्षा से जुड़ी है। परीक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 सितंबर का लॉकडाउन हटा दिया। पहले 11 और 12 सितंबर को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में सुविधा हो, इसलिए ऐसा किया गया। इसके अलावा ओडिशा की सरकार ने आज 10 सितंबर को राज्य में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी की। 7 से ज़्यादा लोग पंडाल में इकट्ठा नहीं हो सकते, मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते जुलूस की शक्ल में, इन सब पर रोक है। आखिरी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत केस के अपडेट से जुड़ी है। ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर मुंबई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब रिया, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों की जमानत पर 11 सितंबर को फैसला आ सकता है। मंगलवार 8 सितंबर को गिरफ्तार होने के बाद रिया भायकोला जेल में बंद है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज अंबाला में जिस तरह का जलसा रखा गया वो शायद ही पहले किसी विमान के एयरफोर्स में इंडक्शन के लिए रखा गया हो। ये वीडियो देखकर आपको कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा लग सकता है। विमानों की सर्वधर्म पूजा हुई। सर्वधर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूजा की गई। इसके बाद एयर शो हुआ, जिसमें फाइटर प्लेन आसमान में अपनी ताकत दिखाते नजर आए। फिर लैंडिंग के बाद वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया।
और राफेल भारतीय सरकार और वायुसेना को कितना लाडला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि चौथी दफा इन विमानों की हमने पूजा की है। एक बार सौदा पक्का होने पर, फिर जब वायुसेना के ऑफिसर फ्रांस से लाने गए तब, अंबाला पहुंचे तब, और अब वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की पूजा। यानी कुल मिलाकर हम माहौल ये बना रहे हैं कि न जाने हमारे हाथ क्या लग गया। आज अंबाला वाला प्रोग्राम हाई प्रोफाइल भी था क्योंकि देश के रक्षा मंत्री मौजूद थे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद थी। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, पहले वो सुनिए, फिर आगे की बात। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मजबूत करने एवं पूरी दुनिया में इसे प्रसारित करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। वैसे अंबाला और रक्षा मंत्री से एक 17 साल पुरानी तस्वीर भी याद आती है। उस वक्त के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की। अगस्त 2003 में एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने 73 की उम्र में MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी थी। उस वक्त MiG-21 हादसों में लगातार पायलटों की मौत की वजह से सरकार पर सवाल उठने लगे थे। इन विमानों को फ्लाइंग कॉफिन तक कहा जाने लगा था। अंबाला में तब MiG-21 की कोबरा स्क्वाड्रन तैनात थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने कोबरा स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर एन हरीश के साथ उड़ान भरी थी और 25 मिनट की उड़ान के बाद फर्नांडिस ने MiG-21 को रियल फाइटिंग मशीन कहा था। हालांकि अब MiG-21 का दौर चला गया और 17 साल बाद रक्षा मंत्री राफेल के साथ हैं। राफेल पर क्या बात? भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 36 राफेल जेट की डील की। कितने पैसों में डील हुई हम नहीं बता सकते क्योंकि इसे लेकर सरकार और विपक्ष में कई बार झगड़े हुए। डील में 30 फाइटर जेट और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट लेने की बात थी। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर होंगे और इनमें भी फाइटर जेट जैसे सभी फीचर होंगे। 2016 में डील हुई, लेकिन भारत को इसी साल जुलाई के आखिरी में 5 राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच मिला। 29 जुलाई को 5 विमान भारत पहुंचे। अब इन राफेल विमानों को वायुसेना ने 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किया है। स्क्वाड्रन क्या होता है? भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का समूह, दूसरी वायुसेनाओं का भी। इसमें आमतौर पर 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। स्क्वाड्रन के हिसाब से ही वायुसेना की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। कितने विमान होने चाहिए ये संख्या तय की जाती है और भारतीय वायुसेना के पास अभी कितने स्क्वाड्रन हैं ये आप जान लीजिए। हमारे पास अभी हैं 30 और ज़रूरत कितने की है? 42 की। यानी ज़रूरत भर के स्क्वाड्रन से हम 12 स्क्वाड्रन कम हैं। पाकिस्तान और चीन की जितनी लंबी सीमा की हिफाजत वायुसेना को करनी पड़ सकती है, उस हिसाब से भारत के लिए 42 स्क्वाड्रन तय किए गए थे। यानी इतने होने चाहिए, लेकिन वायुसेना के पास ये कोटा कभी पूरा नहीं हुआ। असल में स्क्वाड्रन वाली संख्या की बात करें तो ये पिछले 1 दशक में सबसे कम है। भारतीय वायुसेना के पास 34 स्क्वाड्रन थे, लेकिन वो लगातार कम होते गए। क्यों कम हुए? क्योंकि हम MiG-21 विमानों को डीकमीशन करते जा रहे हैं, यानी उन्हें रिटायर करते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इस कमी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वायुसेना सरकार को बताती है वायुसेना की विमानों की कमी पूरी करना क्यों जरूरी है। इस बात पर सरकार में बात भी होती है। मसलन 2016 में उस वक्त के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के साथ बताया था। ये तो हुई सरकार के सामने प्रेजेंटेशन की बात। इसके अलावा वायुसेना अपने स्तर पर भी प्रयास करती रहती है। मसलन तेजस को वायुसेना में शामिल करना। इसके 2 स्क्वाड्रन बनाए गए हैं। तेजस को HAL से खरीदा है भारतीय वायुसेना ने। नवंबर 2016 में वायुसेना ने 50,025 करोड़ रुपए में 83 तेजस मार्क A1 की खरीदी को मंजूरी दी। ये खरीद हुई।
इस डील पर अंतिम समझौता करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुआ। इसके अलावा रूस के सुखोई 30 MKI का एक और स्क्वाड्रन भी जोड़ा गया और अब राफेल भी आ गया है। तो अब हमारी वायुसेना के पास कौन कौन से विमान हैं? राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-29, ब्रिटेन में बने जगुआर, फ्रांस में बने मिराज 2000। वायुसेना की मजबूत स्ट्रेंथ तो ये लड़ाकू विमान माने जाते हैं। इसके अलावा जगुआर लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL कर रही है, यानी यहां पर भी काम चल रहा है। तो हमने आपको विमानों के बारे में बता दिया, अपग्रेड का फैक्टर भी बता दिया। क्या ये पर्याप्त है? ये पर्याप्त नहीं है। हमने अभी आपको बताया 12 स्क्वाड्रन कम है। इस कमी को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता। इस बात की सरकार को और रक्षा मंत्रालय को चिंता भी है। कुछ महीने पहले ही रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। इसमें 21 MiG-29 और लेने की बात थी। इसके अलावा जो 59 MiG-29 अभी हैं उन्हें अपग्रेड करने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा 12 सुखोई 30 MKI रूस से खरीदने का फैसला हुआ। हालांकि इन सब डील के बाद भी 42 स्क्वाड्रन वाली पूर्ति नहीं होगी। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारा बजट सीमित है और हथियारों में, विमानों में मोटा पैसा एक साथ हम खर्च नहीं कर सकते। रक्षा बजट की बात करें, GDP के परसेंटेज के हिसाब से रक्षा बजट पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। हालांकि पिछले साल से ही तुलना करें तो इस साल रक्षा बजट में थोड़ा सा इजाफा किया गया। साल 2020-21 के लिए रक्षा खर्च 3,37,000 करोड़ रुपए रखा गया। इसमें डिफेंस की पेंशन शामिल नहीं है। ये GDP का 1.5% है। एक बड़ा हिस्सा डिफेंस पेंशन पर भी खर्च होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि राफेल आधुनिक जनरेशन का विमान है। जाहिर तौर पर वायुसेना को एक ताकतवर लड़ाकू विमान मिला है, लेकिन सारी कमी राफेल पूरी नहीं कर सकता। अभी और भी सुधारों की और भी खरीदों की जरूरत है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ने पर कल खूब बवाल हुआ। शिवसेना के सहयोगियों ने भी सवाल उठाए और हाईकोर्ट में भी देर रात दफ्तर तोड़ने पर स्टे लगा दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में आज फिर सुनवाई की। कंगना की याचिका पर कल हाईकोर्ट ने BMC से पूछा था कि BMC के अधिकारी संपत्ति के अंदर क्यों गए जबकि उसकी मालिक वहां मौजूद नहीं थी। BMC ने ऐसे कई सवालों के जवाब आज दाखिल किए। कथित अवैध निर्माण को लेकर BMC ने कहा कि नियमों के तहत कार्रवाई की गई। कंगना के वकील थे रिजवान सिद्दीकी। उन्होंने कोर्ट के सामने दलीलें रखी। कहा कि मुझे फाइल तैयार करने के लिए समय चाहिए क्योंकि मेरी क्लाइंट अभी ही मुंबई आई है। हाईकोर्ट ने कहा 14 सितंबर तक कंगना के वकील अपना जवाब दाखिल करें। नए फैक्ट रखना चाहते हैं तो वो भी रखें। वहीं BMC के वकील से 18 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा गया। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने कंगना के दफ्तर को लेकर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है। 9 सितंबर को BMC की कार्रवाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तर्कों के साथ आपस में भिड़ पड़े। किसी ने कहा वैचारिक असहमति अपनी जगह, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी ने BMC की कार्रवाई का समर्थन भी किया। इस बीच वाई सिक्योरिटी के साथ हिमाचल से मुंबई आने के कंगना के विजुअल्स टीवी पर चमकते रहे। कंगना की तरफ से लगातार ट्वीट की बौछार होती रही जो अभी भी जारी है। 10 सितंबर को कंगना की तरफ से बैक टू बैक कई ट्वीट किए गए जिसमें उन्होंने शिवसेना को घेरा। एक ट्वीट में कंगना ने कहा, अपने दफ्तर को घर बताते हुए कि जिन गुंडों ने मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना के बाकी ट्वीट्स में काफी तल्खी है। उन्होंने शिवसेना को सोनिया सेना कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना बताया। इससे पहले भी उद्धव के नाम जारी उनके वीडियोस में भाषाई तल्खी दिखी। उन्होंने तू तड़ाक वाले लहजे में कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये तो कंगना की बात हुई। शिवसेना क्या कह रही है? पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने मीडिया के सामने इस बात को दोहराया कि कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई BMC की तरफ से की गई और इसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो BMC का विषय है। आप बोलेंगे अब BMC में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। BMC में हुकूमत शिवसेना की है तो संजय राउत का बयान कुछ कम गले उतरता है। वैसे सियासत चल रही है और तेज हुई तो इसमें जो मातृ राज्य है वो भी जुड़ गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कंगना के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कंगना की फोटो के साथ ट्वीट किया कि हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया, ये चिंताजनक और निंदनीय है। हमारी सरकार व देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत के समर्थन में कई लोग सड़कों पर भी उतरे और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
खबर यह भी आई कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल इस कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र को भी भेज सकते हैं। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी, इनका भी हमने जिक्र किया था। इन्होंने कहा कि कंगना के दफ्तर में जितना नुकसान हुआ उसका कुल खर्च 2 करोड़ रुपए है। कंगना बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगी, ये बात भी कही गई। और क्या कहा कंगना के वकील ने, आप सुनिए। जो मुझे अंदाज़ा मिल रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाज़ा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है। म्यूनिसिपल कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती है कि आपके घर में जो मूवेबल आइटम्स है वो डिस्ट्रॉय करके जाती है। तो मूवेबल आइटम्स भी तोड़ दिया उन्होंने। रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं, आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी। किसी को धमकी दे के ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। कंगना रनौत ने हाल ही में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी, जिसके बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए। इसके बाद कंगना रनौत ने 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश से मुंबई आने की बात कही। इसी दिन उनके दफ्तर पर बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई। अपनी अपनी सुविधा वाली राजनीति और पूर्वाग्रह के साथ ये विवाद जारी है। सबने अपने अपने पक्ष ले लिए हैं। ना तो भाषा की मर्यादा है और ना ही किसी और चीज की। आपका पक्ष क्या है, जरूर बताइए। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। कल हमने छात्रों की बात की और कंगना की बात की, तो कई लोगों ने कहा कि कंगना का घर टूटा तो बड़ी चिंता हुई, लल्लन टॉप ने भी खबर कर दी। लेकिन जब दिल्ली में गरीबों का घर टूटा तब लल्लन टॉप कहाँ था? लल्लन टॉप यही था और उन गरीबों की बात पर पूरा का पूरा शो कर रहा था। आप में से कई लोग लल्लन टॉप शो शायद रोजाना नहीं देखते, इसलिए हमारी क्लास लगाने की कोशिश करते हैं। लगाइए, निगहबानी अच्छी चीज है। निंदक नीरे रखने चाहिए। नीरे अवधि का शब्द और नियर अंग्रेजी का। तो आप डियर हमारे नियर रहिए, हमारी आलोचना करिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर करिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से तथ्यों को दाएं बाएं करके एजेंडे के हिसाब से जर्नलिज्म हो रही है वो हमसे नहीं होगी। आप वो शो देखिए, उसका लिंक आपको इस शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे भी हमें बताते रहिए ताकि हम आपकी आवाज़ उठाते रहें। आप जो गरीब हैं, आप जो कमज़ोर हैं, आप जो मध्य वर्ग से आते हैं, आप जो छात्र हैं, आप जिनकी सुनवाई इस सिस्टम में कम होती है, और आप जिनकी ताकत से ये लल्लन टॉप बना है। आखिरी में हमेशा की तरह कविता, प्रयाग शुक्ल की कविता। ये कविता क्यों? अभी तो इतने तेवरों के साथ बोल रहा था, क्योंकि गुस्से से गणतंत्र नहीं बनता। ये बनता है समझदारी, संवेदना और सामूहिक प्रयासों से। प्रयाग शुक्ल की कविता, शीर्षक समय न था। एक चिड़िया उड़ रही थी आकाश में, उसकी पूरी उड़ान देखने का समय न था। फूल हिल रहे थे कई कई रंगों में, उनके रंग पहचानने का समय न था। थोड़ी बदली थी जो ढक लेती थी धूप, फिर निकलती धूप को देखने का समय न था। समय न था कि उतरती सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी ना उतरूं। समय न था। समय कीमती है, लेकिन हर चीज हड़बड़ी से भरी हो ये जरूरी तो नहीं। कई विद्वान आलोचक नीचे कमेंट में लिखते हैं, इसको इस स्पीड से देखो, उस स्पीड से देखो। कहाँ जाओगे इतनी स्पीड लेकर? शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।